गुड मॉर्निंग क्लास 9th। आज हम इतिहास का अध्याय 1 फ्रांसीसी क्रांति पढ़ेंगे। फ्रांसीसी क्रांति विश्व के इतिहास में एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना थी। इसे एक नए युग का प्रवर्तक भी माना जा सकता है। 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति ने फ्रांस में विशेषाधिकारों पर आधारित व्यवस्था का अंत कर समानता व स्वतंत्रता पर आधारित एक नवीन विचारधारा का सूत्रपात किया। तो आइए बच्चों, हम फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित विभिन्न घटनाओं का अध्ययन करते हुए कालांतर में विश्व राजनीति पर इसके प्रभावों की चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम फ्रांस की स्थिति देखेंगे। फ्रांस यूरोप महाद्वीप में स्थित है। यूरोप महाद्वीप एशिया के पश्चिम में और अफ्रीका के उत्तर में स्थित एक छोटा महाद्वीप है। फ्रांस यूरोप का एक बहुत ही महत्वपूर्ण व बड़ा देश है, बहुत ही शक्तिशाली है यह। आप मानचित्र में देख सकते हैं, फ्रांस व स्पेन यूरोप के बड़े देश हैं। आइए बच्चों, हम देखते हैं कि ऐसी कौन सी घटनाएं तत्कालीन फ्रांस में हुई जिन्होंने फ्रांसीसी क्रांति को जन्म दिया। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज सन 1774 में बोर्बो राजवंश का लुई 16 फ्रांस की राजगद्दी पर बैठा, जिसका विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी एंटोइनेट से हुआ। लंबे समय तक चले युद्धों के कारण फ्रांस के वित्तीय संसाधन नष्ट हो चुके थे। उस समय फ्रांस आर्थिक संकट की स्थिति से गुजर रहा था। वर्साई के विशाल महल और राज दरबार की शानो शौकत बनाए रखने की फिजूल खर्ची का बोझ भी अलग से था। लुई 16 के शासनकाल में फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को ब्रिटेन से आज़ाद कराने में सहायता दी थी। इसके कारण फ्रांस पर 10 अरब लीब्रे से भी अधिक का कर्ज और बढ़ गया। लीब्रे जो उस समय की फ्रांसीसी मुद्रा थी। नियमित खर्चों जैसे सेना के रखरखाव, राज दरबार, सरकारी कार्यालयों या विश्वविद्यालयों को चलाने के लिए फ्रांसीसी सरकार करों में वृद्धि के लिए बाध्य हो गई थी। 18वीं सदी का फ्रांसीसी समाज 3 स्टेट्स में बटा था और केवल तीसरे स्टेट यानी कि जनसाधारण के लोग ही करों को चुकाने के लिए बाध्य थे। आइए बच्चों, हम उस समय के तत्कालीन फ्रांसीसी समाज में किस प्रकार उसका स्ट्रक्चर था उस पर हम बात करते हैं। पहला स्टेट जो था वो पादरी वर्ग का था। पादरी यानी कि ईसाई धर्म गुरुओं को पादरी कहा जाता था। द्वितीय स्टेट कुलीन वर्ग के लोगों का यानी उच्च वर्ग के लोगों का था। और जो तीसरा स्टेट था उसमें 3 तरह के लोग हुआ करते थे। पहले वर्ग में बड़े व्यवसायी, व्यापारी, अदालती, कर्मचारी व वकील आदि आते थे। दूसरे वर्ग में किसान और कारीगर। और तीसरा जो सबसे दयनीय दशा वाला वर्ग था वह था छोटे किसानों, भूमिहीन मजदूरों और नौकरों का। प्रथम 2 स्टेट्स कुलीन वर्ग एवं पादरी वर्ग के लोगों को कुछ विशेषाधिकार जन्म से ही प्राप्त थे। इनमें सबसे महत्वपूर्ण विशेषाधिकार था राज्य को दिए जाने वाले करों में छूट, यानी जो वर्ग करों को चुकाने में सक्षम था, धनी वर्ग का था, उनको करों से छूट प्राप्त थी। कुलीन वर्ग के लोगों को कुछ सामंती विशेषाधिकार भी प्राप्त थे। पूरी आबादी में लगभग 90% किसान थे, जिनमें ज़्यादातर के पास भूमि नहीं थी और वो कर चुकाने के लिए बाध्य थे। 60% भूमि पर कुलीनों, चर्च और तीसरे स्टेट के अमीरों का अधिकार था। चर्च भी किसानों से करों का एक हिस्सा टाइल यानी धार्मिक कर के रूप में वसूल करता था। इसके अतिरिक्त तीसरा स्टेट सरकार को प्रत्यक्ष कर, टाइल व अनेक अप्रत्यक्ष कर भी चुकाता था। इस प्रकार राज्य के वित्तीय कामकाज का सारा बोझ करों के माध्यम से आम जनता वहन करती थी। 1715 से 1789 के बीच फ्रांस की जनसंख्या 2.3 करोड़ से बढ़कर 2.8 करोड़ हो गई। परिणाम स्वरूप अनाज की मांग तेजी से बढ़ी व अधिकांश लोगों का मुख्य खाद्य पावरोटी की कीमतों में बहुत बढ़ोतरी हो गई।
जिससे आम फ्रांसीसी पर जीविका का संकट उत्पन्न हो गया। तो बच्चों, आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार की फ्रांस में जो सामाजिक व्यवस्था थी वो कितनी लचर व कितनी दयनीय हो चुकी थी। अब बच्चों, हम बात करते हैं तत्कालीन फ्रांसीसी समाज में मध्य वर्ग के उदय की। 18वीं सदी में एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ जिसे मध्य वर्ग कहा गया, जिसने समुद्री व्यापार व ऊनी व रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के बल पर अपार संपत्ति प्राप्त की थी। यह एक पढ़ा लिखा व जागरूक वर्ग था जो जन्मजात विशेषाधिकारों के विरुद्ध था। स्वतंत्रता, समान नियमों व समान अवसरों के विचार पर आधारित समाज की यह परिकल्पना जॉन लॉक, रूसो जैसे दार्शनिकों ने प्रस्तुत की थी। अपने टू ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट में लॉक ने राजा के दैवी और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांतों का खंडन किया। प्रसिद्ध दार्शनिक रूसो ने इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए जनता और उसके प्रतिनिधियों के बीच एक सामाजिक अनुबंध पर आधारित सरकार का प्रस्ताव रखा। मॉन्टेस्क्यू ने अपनी पुस्तक द स्पिरिट ऑफ लॉज नामक रचना में सरकार के अंदर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता विभाजन की बात कही। फ्रांस के राजनीतिक चिंतकों के लिए अमेरिकी संविधान और उसमें दी गई व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी महत्वपूर्ण प्रेरणा स्रोत बनी। इसका मतलब ये है कि मध्य वर्ग के उदय और दार्शनिकों के विचारों ने आम जनता के अंदर जागरूकता बढ़ाई और अपने अधिकारों के प्रति उनमें एक सजगता उत्पन्न हुई। इसी समय लुई 16 द्वारा राज्य के खर्चों को पूरा करने के लिए फिर से कर लगाए जाने की खबर से विशेषाधिकारों वाली व्यवस्था के विरुद्ध आम जनता का गुस्सा भड़क उठा, जिसकी परिणति फ्रांसीसी क्रांति के रूप में हुई। तो इस प्रकार बच्चों, फ्रांसीसी क्रांति का ये जो पार्ट 1 है, आपने इंट्रोडक्शन पढ़ा कि क्यों फ्रांसीसी क्रांति हुई, क्या ऐसे कारण थे जिन्होंने फ्रांसीसी क्रांति को जन्म देने में भूमिका निभाई। आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू। नेक्स्ट हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे।